नारायण हरिहर ज्योतिर्विज्ञान विज्ञान संस्थान के द्वारा संचालित 30 दिवसीय जन्म कुंडली विश्लेषण कक्षा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 15 कक्षाएं पढ़ चुके हैं। 15वीं कक्षा में हम लोगों ने भाव फल पढ़ा था और अब आज 16वें दिन की कक्षा है और 16वें दिन की कक्षा में हम लोग भावेश फल पढ़ने वाले हैं। तो 16वें दिन की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। यह कुंडली आप लोग देख रहे हैं। सबको पता है, सभी दर्शकों को, विद्यार्थियों को, कि इस जब भी कुंडली सामने आती है उसमें भाव फिक्स होता है। मतलब यही भाव लग्न है सभी कुंडलियों में, यही भाव दूसरा भाव है सभी कुंडलियों में। अभी लग्न में 8 लिखा है, लग्न भाव में 8 लिखा है। 8 मतलब वृश्चिक राशि, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का मालिक होता है मंगल। मेष वृश्चिक और मंगल। तो लग्नेश कौन हुआ? मंगल। बैठा किधर है? मंगल बैठा है सप्तम भाव में। तो लग्नेश होकर के कोई ग्रह सप्तम भाव में बैठेगा तो उसका क्या फल है? इसको कहते हैं भावेश फल। भाव का स्वामी किस भाव में है उसका फल। तो मंगल के साथ, मंगल सप्तम भाव में है तो मंगल सप्तम भाव का फल तो देगा ही देगा। लग्नेश होकर के सप्तम भाव में बैठा है उसका फल अलग से देगा। ठीक है ना? मंगल की अपनी खुद की भी एक आइडेंटिटी है मंगल, और एक उसकी एक और आइडेंटिटी है, क्या? वो लग्नेश है। इसके अलावा वो षष्ठेश है, छठे घर का भी स्वामी है। तो जितनी भी आइडेंटिटी उसकी होगी उन सभी का फल ग्रह प्रदान करता है। गत कक्षा में भी मैं ये बात आप लोगों को बताया था। कोई भी व्यक्ति हो, संसार में देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति है तो उसकी कितनी प्रकार की आइडेंटिटियां होती हैं। वो विद्यालय में है तो छात्र है, घर में है तो पुत्र है, भाई बहनों की मंडली में है तो भाई बहन है, अपने रिश्तेदारों की मंडली में है, मामा के घर गया हुआ है तो भैया है, चाचा के घर गया हुआ है तो भतीजा है। उस व्यक्ति की कितनी सारी आइडेंटिटियां हैं। उन सभी आइडेंटिटी के अनुसार उसके कुछ कर्तव्य भी बंधे हुए हैं, उसके कुछ अनुशासन भी हैं, उसके कुछ नियम भी हैं। उन सभी का भी वो पालन करता है। कोई भी जिम्मेवारी छूटती नहीं है। कोई व्यक्ति भतीजा बन गया इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि वो भगीना वाला कर्तव्य छोड़ देगा। जब जैसे ही उसको अवसर होगा, जहां भी मौका मिलेगा वहां पर उस कर्तव्य को पूरा करेगा। इसी प्रकार ग्रह की भी कई सारी आइडेंटिटियां होती हैं। पहले तो इसकी खुद की एक आइडेंटिटी है मंगल, उसका नाम है। जैसे आप कोई एक व्यक्ति है, उसका एक नाम है, वो उसकी खुद की पर्सनल आइडेंटिटी। इसके अलावा रिलेशन वाइज उसकी आइडेंटिटी बदलती जाती है। तो पहले इसकी खुद की आइडेंटिटी मंगल, उसके अनुसार इसका जो फल है वो देगा सप्तम भाव में होने का। लग्नेश होकर के सप्तम भाव में बैठा है उसका फल अलग से देगा। षष्ठेश होकर के सप्तम भाव में बैठा है उसका फल देगा। शत्रु राशि में बैठा है उसका फल देगा। ग्रह के किसी भी फल की हानि कभी नहीं होती, वो सारा फल देता है। इसलिए हमको चिंतन करके बोलना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्योतिष शास्त्र बहुत सरल नहीं है। बहुत ऊहापोह पूर्वक, बहुत चिंतन करके, बहुत विचार करके, सभी बातों का मंथन करके ये निर्णय लिया जाता है कि ये अगला कदम क्या उठाने वाला है। जैसे किसी देश पर आप सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं तो आपको वहां की सेना, वहां की टेंडेंसी, उसका इतिहास, उसका सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद फिर आप निर्णय लेते हैं कि ऐसा करूंगा तो वो क्या कदम उठाएगा, वो ये कदम उठाएगा तो मेरा क्या जवाब होगा। ये पूरा का पूरा एक मिशन है जन्म कुंडली देखना, पूरा मिशन है। आप एक प्रश्न को, जो प्रश्न आपको दिया गया है वो प्रश्न एक मिशन है, वो एक टारगेट है। वो कैसे पूरा होगा? जब आप उस प्रश्न से जुड़े हुए सभी बातों का ठीक से चिंतन कर लेंगे तब वो पूरा होगा। इस कुंडली में जातक ने पूछा मेरा विवाह सुख कैसा होगा, तो सबसे पहले हमने भाव को पकड़ा, तो भाव पर चिंतन होगा। फिर इस भाव का भावेश कौन है? सप्तम भाव में लिखा है 2 यानी वृष राशि, मेष वृष। वृष राशि का स्वामी होता है शुक्र, यानी सप्तमेश हो गया शुक्र। मंगल को हमको देखना है, यहाँ बैठा है, शुक्र को भी देखना है। शुक्र इस घर का मालिक है, उसकी क्या स्थिति है। फिर इस भाव में किसी की दृष्टि पड़ रही होगी तो उसको भी हमको देखना होगा कि भाई किसकी दृष्टि पड़ रही है। इसमें जो बैठा है वो कौन है, किस घर से उसका संबंध है,
अच्छे घर से संबंध है कि खराब घर से संबंध है। हमारे घर में जो किराएदार रह रहा है वो सम्मानित व्यक्ति है कि चोर उचक्का है कि लुटेरा बदमाश हमारे घर हड़पने के लिए हमारे घर में प्रवेश किया है, क्या पता। इन सभी बातों का चिंतन करके ना उत्तर देंगे। तो जो कार्य आपको मिला है, जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो प्रश्न किसी मिशन से कम नहीं है, टारगेट से कम नहीं है। और टारगेट को वही भेद सकता है जिसको सारा रहस्य मालूम होगा, जो जितनी ज्यादा अपनी जासूसी बुद्धि का प्रयोग करके एक एक चीज डाटा निकाल करके लाएगा, उसका ठीक से एनालिसिस करेगा, वही सही उत्तर दे सकता है। थोड़ी सी चूक हुई, आपका सर्जिकल स्ट्राइक फेल हो जाएगा। तो एक एक कदम बहुत सोच समझ करके उठाना पड़ता है। तो हम लोगों ने अब गत कक्षा में क्या पढ़ा था? भाव फल, मतलब सेल्फ आइडेंटिटी वाला फल। मंगल है, सप्तम भाव में बैठा है, मंगल की सेल्फ आइडेंटिटी मंगल है, उसका सप्तम भाव में क्या फल होगा? अभी केवल उससे ही बात नहीं बनेगी, उसमें हमको दो फल और जुड़ जाएगा। कौन कौन सा? लग्नेश हो करके सप्तम में बैठा है, तो लग्नेश जब सप्तम भाव में बैठता है तो उसका फल भी जुड़ जाएगा, और षष्ठेश जब सप्तम में बैठता है तो उसका फल भी जुड़ जाएगा। दो फल और जुड़ेंगे तब जाकर के। अच्छा, मंगल शत्रु राशि में है, उसका फल राशि फल भी अलग से जुड़ेगा, दृष्टि तो किसी की नहीं पड़ रही, तब जाकर के इस मंगल का पूरा फल कंप्लीट होगा। साथ में बल देखना हो तो बल देख लीजिए। बल तो फल चिंतन के बाद देखते हैं कि जो फल मिलने वाला है, अच्छा फल कितना है, बुरा फल कितना है, उसके बाद वो डिसाइड होगा कि भाई वो बल किधर जा रहा है और उससे क्या परिणाम निकलने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भावेश फल, मतलब कोई भी ग्रह किसी भाव का स्वामी होकर के किसी भाव में बैठता है तो कैसा फल करता है। जैसे इसमें लग्नेश का उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं द्वितीय भाव का। देख लीजिए, द्वितीय भाव में 9 लिखा है, 9 मतलब धनु राशि। धनु राशि का स्वामी होता है बृहस्पति, जीवो मीन धनु स्वामी बृहस्पति। बृहस्पति किधर बैठा है? नवम भाव में। तो हम ये कहेंगे कि द्वितीय नवम भाव में बैठा है, तो द्वितीय के नवम भाव में बैठने का क्या फल है वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लग्नेश को देख लेते हैं। यदि लग्नेश लग्न में ही स्थित हो, लग्नेश लग्न में बैठा हो, लग्नेश मतलब स्वास्थ्य का स्वामी, लग्न भाव से हम स्वास्थ्य का विचार करते हैं, बताया था। स्वास्थ्य का स्वामी वहीं पर होगा तो व्यक्ति को क्या बनाएगा? सबसे पहले निरोगी बनाएगा, स्वस्थ बनाएगा, दीर्घायुष्यमान बनाएगा, बलवान बनाएगा। और लग्नेश भी लग्न नहीं होता है तो ऐसा व्यक्ति भूमि भी बहुत प्राप्त करता है, प्रॉपर्टी बनाता है। इसके बाद दूसरे भाव पर आ जाएगी, यही लग्नेश उठ करके चला गया दूसरे घर में, यहाँ नहीं बैठा है। इस में यदि हम उदाहरण लेते हैं, इस कुंडली में लग्नेश कौन है? मंगल। कल्पना करिए कि मंगल यहाँ नहीं है, यहाँ बैठा है, तब का फल हो गया। अगर यही मंगल यहाँ बैठा होता तो उसका क्या फल है वो अभी आगे पढ़ने जा रहे हैं। लग्नेश दूसरे भाव में होता है तो मनुष्य धनवान होता है, उसकी आयु लंबी होती है, उसके शरीर में कुछ स्थूलता होती है, वो अपने स्थान पर प्रधानता चाहता है, राजतुल्य भाग्य वाला होता है और अच्छे कार्य करने वाला होता है। एक और मेरी बात ध्यान में रखिएगा, लग्नेश कभी भी कोई भी लग्न हो, लग्नेश यदि दूसरे भाव में होगा तो कंठ से ऊपर के किसी क्षेत्र में कुछ न कुछ रोग जरूर देता है। चाहे कान में, तो पिछले कक्षा में बताया था, ENT में रोग देता है, नाक में, कान में या गले में, कभी कभी मस्तक रोग भी देता है, लेकिन ज्यादातर ENT में ही उसका टारगेट होता है। मुख आता है ना द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव के क्षेत्र में क्या आता है? ये मुखमंडल। मुख से क्या क्या जुड़ा है? कान जुड़ा है तो कान में समस्या हो सकती है, नासिका जुड़ी है, नासिका में समस्या हो सकती है, कंठ जुड़ा है, कंठ में समस्या हो सकती है। ठीक है, इसके बाद चले आइए तीसरे में। यदि लग्नेश जन्म समय में तृतीय भाव में हो तो जातक अच्छे बंधु बांधव वाला होता है, मित्रों से सुशोभित होता है, धर्माचरण में रति रखने वाला होता है, दानी होता है, शूरवीर होता है, बलवान होता है। ठीक है, सामान्य फल है। चौथे भाव में यदि लग्नेश हो तो मनुष्य राजा का प्रिय होता है, दीर्घायु होता है, लालची मित्रों वाला होता है, माता पिता का भक्त होता है और अधिक भोजन करने वाला होता है। यदि जन्म समय में लग्नेश पंचम भाव में गया हुआ हो तो मनुष्य सौभाग्यशाली होता है, सुंदर व्यक्तित्व वाला होता है, दान प्रवृत्ति वाला होता है, राजा की तरह रहने वाला होता है, प्रसिद्ध होता है, लंबी आयु भोगने वाला होता है, अच्छी आवाज वाला होता है और कीर्ति से युक्त होता है। ये लग्नेश यदि छठे भाव में चला है, लग्नेश यदि छठे भाव में आ गया तो मनुष्य रोग रहित जीवन व्यतीत करता है और अत्यधिक नम्र होता है, बलवान होता है, कंजूस होता है, धनवान भी होता है, शत्रुनाशक भी होता है, अच्छे कार्य करने वाला होता है और लोगों के संपर्क में रहने वाला होता है। लेकिन लग्नेश इधर आके बलवान होना चाहिए, स्वगृही नहीं। स्वगृही होगा
तो अपने विरुद्ध आचरण करने वाला होता है, अपने हित के विरुद्ध आचरण करेगा। कोई बता कि ये काम करने से तुम्हारा भला होगा तो बोलेगा अच्छा ये काम करने से मेरा भला होगा, ये मैं करूंगा ही नहीं, ऐसी टेंडेंसी हो जाती है। ठीक है, तो इधर आकर के बलवान तो हो, स्वगृही ना, ठीक है, तब तो ये सारे फल जैसे लिखे हैं छठे भाव को सब मिलेंगे। सप्तम भाव में यदि मंगल चला जाए तो मनुष्य तेजस्वी होता है, शीलवान होता है, सुंदर होता है, सुशील होता है और तेजस्विनी पत्नी का पति होता है ना। ये यहाँ पर ये फल घटित होगा इस उदाहरण कुंडली में। तो इस प्रकार से जितने फल दिए हुए हैं वो सारे फल बहुत सरल हैं और आप लोग इनका अभ्यास स्वयं से कर सकते हैं। इसमें मेरे बहुत कुछ बताने जैसा कुछ भी नहीं, कथा की तरह ही है, सारे फलों को समझना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2-3 उदाहरण कुंडलियां लेकर के उनका फल यहाँ से पढ़ लेते हैं, तो उससे पूरा एक रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग को पढ़ने का एक अभ्यास भी बन जाएगा। फिर इसका स्वाध्याय आप लोग स्वयं से कर सकते हैं। जैसे इस उदाहरण कुंडली में लग्नेश कहाँ है, सप्तम भाव में। लग्नेश मतलब लग्न का स्वामी, लग्न मतलब ये घर, सभी कुंडली में लिखा है 8 यानी मंगल। 8 मतलब वृश्चिक राशि, वृश्चिक का स्वामी मंगल, मंगल बैठा है सप्तम भाव में। क्या फल है, तो जिस भी जातक की कुंडली है उसका फल क्या होगा कि वह मनुष्य तेजस्वी होगा, वह मनुष्य शीलवान होगा, वह मनुष्य सुंदर और सुशील होगा और उसकी पत्नी तेजस्विनी होगी, तेजस्वी होगी, तेज तरार मंडल होगा, चमकता हुआ दीप्यमान सुंदर। इसके बाद आ जाइए द्वितीयेश पर, इसी उदाहरण कुंडली पर चल रहे हैं। द्वितीयेश कौन है, द्वितीय भाव में 9 लिखा है, 9 मतलब धनुराशि, धनुराशि का स्वामी गुरु किधर बैठा है, नवम भाव में यहाँ बैठा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ नवम भाव में बैठा है। अब देखिए जरा द्वितीयेश में आ जाइए, द्वितीयेश नवम भाव में होगा तो क्या फल है, नवम भाव का फल देखिए क्या लिखा है, पेज नंबर 124, धनेश भाव फल है ना, पॉइंट नंबर 9। यदि शुभ ग्रह धनेश होकर के, गुरु शुभ ग्रह ही है जी, गुरु शुक्र शुभ ग्रह माने जाते हैं, बुध भी शुभ ग्रहों के साथ बैठा है तो शुभ ग्रह माना जाता है, चंद्रमा पक्ष में बलवान होता है तो शुभ ग्रह माना जाता है। तो यदि शुभ ग्रह धनेश होकर दसम स्थान में क्या नवम स्थान में स्थित हो तो मनुष्य दान व त्याग आदि गुणों से संसार में प्रसिद्ध होता है। ठीक है, जिसकी भी कुंडली होगी वह व्यक्ति दानी होगा और त्यागी होगा। इसके बाद यदि क्रूर ग्रह धनेश होकर के नवम भाव में हो तो मनुष्य दरिद्र होता है, भिक्षुक तुल्य तथा कपट पूर्वक आचरण करने वाला होता है। यहीं पर द्वितीय यदि गुरु नहीं होता, कोई पाप ग्रह होता तो उसका फल बदल जाता। ठीक है, इसके बाद आ जाइए तृतीय भाव के स्वामी को। तृतीय में लिखा है 10 यानी मकर राशि, शनि मकर कुंभ, शनि मकर और कुंभ राशि का मालिक होता है। अब शनि बैठा किधर है, तीसरे भाव में बैठा है, मतलब तृतीयेश बैठा है तृतीय भाव में। तो तृतीयेश का तृतीय भाव में क्या फल होता है, देखिए पेज नंबर 125, तीसरा बिंदु। यदि तृतीयेश तृतीय में ही हो तो मनुष्य भाइयों से स्नेह रखने वाला होता है ना, और अपने मित्रों को चाहने वाला होता है और सज्जन देवताओं एवं गुरुजनों की पूजा करने वाला होता है तथा राजा से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। तीसरे भाव में बहुत अच्छा फल है। और यदि तीसरे भाव में बैठने वाला ग्रह पापक ग्रह है, विशेष रूप से शनि मंगल इत्यादि, तो उसमें कुछ अतिरिक्त सुविधा आ जाती है, कुछ अतिरिक्त बात आ जाती है। सूर्य होने पर मामला गड़बड़ होता है, सूर्य का तो आग का गोला है, उसका काम है जलाना, तो दूरी बढ़ा देता है। ठीक है, शनि भी बढ़ाता है पर शनि अलग कर देता है, शनि भी वह है, शनि पृथकतावादी ग्रह है। सूर्य भी दूरी बढ़ाता है और शनि भी दूरी बढ़ाता है, पर दोनों के दूरी बढ़ाने में अंतर है। शनि क्या करेगा, किसी भाई बहन को लेके साथ में चला जाएगा, संसार में रहेंगे ही नहीं। मंगल भी ऐसे ही करता है, शनि भी ऐसे ही करता है। सूर्य ऐसा नहीं करेगा, सूर्य कहेगा साथ में रहो और लड़ते रहो। ठीक है, इस प्रकार से इन दोनों के फल में अंतर आ जाता है। अब आइए आगे, तृतीयेश को देख लिए, चतुर्थेश को देखते हैं। कौन है चतुर्थेश, यहाँ शनि ही है, कुंभ राशि है ना, 11 लिखा है। किस भाव में बैठा है वो चतुर्थेश, चतुर्थेश तृतीय भाव में बैठा है। तो आ जाइए पेज नंबर 126, चतुर्थेश तृतीय भाव का फल देखिए। चतुर्थेश यदि तृतीय भाव में हो तो मनुष्य प्रसिद्ध व्यक्ति का पुत्र होता है। खुद व्यक्ति नाम कमाए चाहे न कमाए, पर उसका पुत्र बहुत नाम कमाता है। माता व पिता को अलग करने वाला, माता पिता को अलग करने वाला
पिता के साथ विवाद करने वाला और अपने पिता के बंधुओं का नाश करने वाला होता है। माता पिता को अलग करने वाला से तात्पर्य यह है कि ये व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के पक्ष में ज्यादा रहता है, या तो माता के पक्ष में ज्यादा रहेगा या पिता के पक्ष में ज्यादा रहेगा, तो उसके कारण से उन दोनों में कुछ न कुछ कलह विवाद होता रहेगा। ये यहाँ पर कहने का भाव है। अब देखिए किसको देखना है, पंचम भाव। कौन है पंचमेश, यहाँ बृहस्पति। जीवो मीन धनु स्वामी, जीव मतलब बृहस्पति, इधर मीन राशि है, 12 लिखा है, 12 मतलब मीन राशि, सबसे अंतिम राशि है मीन, है ना। बृहस्पति पंचमेश, कहाँ बैठा है पंचमेश, नवम भाव। तो पंचमेश के नवम भाव का फल पेज नंबर 127 में देखिए, नवा बिंदु। यदि पंचमेश नवम भाव में गया हो तो मनुष्य विद्यावान होता है। विद्या स्थान का स्वामी धर्म स्थान में चला गया, अच्छे स्थान में चला गया, तो मनुष्य विद्यावान होता है। और क्या होता है, कवि होता है, गीत संगीत का जानकार होता है, राजपूज्य होता है, बड़े लोग इसका मान सम्मान करते हैं, सुंदर होता है और नाटक इत्यादि का रसिक होता है। खूब मूवी वगैरह देखेगा, नाटक शो इत्यादि स्वयं भी मौका मिलेगा तो करेगा, नहीं तो देखने के लिए जाएगा। इस प्रकार से पंचमेश यदि नवम का फल है। यही पंचमेश यदि इधर बैठ जाता है दशम भाव में तो बढ़िया नौकरी मिलने का योग बना देता है। पढ़ाई पूरी होगी उधर नौकरी लग जाएगी, ऐसा योग बना देता है अगर ये पंचमेश दशम भाव में बैठता है। तो पढ़ाई पूरी होते ही काम नौकरी मिल जाती है, आजीविका लग जाता है, ऐसा योग बना देता है। तो दशमेश वगैरह अच्छे हो जाएं, दशम भाव के कारक ग्रह अच्छे हो जाएं तो और भी बड़े स्तर पर अच्छा फल मिलेगा, है ना। इसके बाद आ जाइए षष्ठेश को देखते हैं। तो इस कुंडली में षष्ठेश है मंगल, एक लिखा है, एक यानी मेष राशि, मेष वृश्चिक और भौम। भौम कहते हैं मंगल को, क्यों कहते हैं, क्योंकि मंगल भूमि का पुत्र है, भूमि का पुत्र होने से मंगल को भौम कहते हैं। तो मंगल मेष राशि का स्वामी होता है, मंगल षष्ठेश है। षष्ठेश कहाँ बैठा है, सप्तम भाव में बैठा है। तो षष्ठेश के सप्तम भाव का फल देखिए पेज नंबर 128 में, पॉइंट नंबर 7 क्या है, पत्नी के विरोधी। हाँ, षष्ठेश सप्तम भाव में हो तो मनुष्य की पत्नी विरोध करने वाली होती है, मनुष्य की पत्नी विरोध करती है उसका, ठीक है। और भयंकर होती है, झगड़ालू और संताप देने वाली होती है। यदि शुभ षष्ठेश सप्तम में हो तो मनुष्य की पत्नी बंध्या या नष्ट गर्भा होती है। तो षष्ठेश का सप्तम भाव में होना संतान के लिए भी अच्छा नहीं है। षष्ठेश सप्तम भाव में होता है तो अक्सर समाज में ऐसा मिलता है कि ऐसे व्यक्ति का विवाह ऐसी स्त्री से होता है जिसको गर्भाशय में कुछ न कुछ दिक्कत होगी, जिसको यूट्रस में कुछ न कुछ दिक्कत होगी, कुछ न कुछ इलाज, दवा, चिकित्सा, औषधि चल रही होती कहीं पर भी। कितने सारे कुंडलियों में मैंने ऐसे उदाहरण देखे हैं षष्ठेश सप्तम भाव में होने से। षष्ठेश सप्तम भाव होने से पत्नी को गर्भ भी जल्दी धारण नहीं होता है, बहुत समय लगता है, भाग्य से संतान होती है। तो षष्ठेश का सप्तम में फल बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा सा विवाह में विलंब भी कराता है ये योग, ठीक है। इसके बाद चले आइए हम लोग, अच्छा एक और विशेष बात है, वो आगे आएगा, हालांकि षष्ठेश षष्ठम भाव में जाने पर राजयोग बनाता है, वो सब योग में आएगा, उसी से मैं बताऊंगा विस्तार से। अब आ जाइए हम लोग कहाँ आते हैं, सप्तमेश। हाँ, षष्ठेश षष्ठम भाव में होता है तो उसका फल बहुत विशेष है। देखिए विस्तार से लिखा हुआ है, षष्ठेश यदि अष्टम भाव में हो तो मनुष्य को मृत्यु का भय होता है, अलग अलग तरीके से मृत्यु का भय होता है। षष्ठेश यदि शनि है और अष्टम भाव में बैठा है तो उसको संग्रहणी नाम का रोग होता है। यदि मंगल षष्ठेश है और वो अष्टम में बैठा है तो उसको सर्प से भय होता है, हो सकता है उसकी मृत्यु सर्प से हो। यदि बुध षष्ठेश है और वो बुध अष्टम भाव में बैठा है तो हो सकता है कि मनुष्य जहर खा करके मर जाए, विष से उसकी मृत्यु हो सकती है। यदि चंद्रमा षष्ठेश होकर के अष्टम भाव में बैठ जाए तो अचानक हार्ट अटैक आया, कुछ पता ही नहीं चलेगा, चल रहा था चलते चलते गिर गए, सोए थे आराम से खा पी के हंसते खेलते सोए, पता ही नहीं चला कब चले गए, सुबह लोग उठ के जगाने गया तो देखने के लिए नहीं। तो चंद्रमा अष्टम भाव में होने पर इस तरह की चीजें होती हैं। सूर्य यदि हो तो सिंह के द्वारा या हिंसक जंतुओं के द्वारा मृत्यु हो सकती है। यदि गुरु हो तो राजकोप के द्वारा राजा को सजा सुना दे, है ना। शुक्र यदि हो तो मान सम्मान की हानि के कारण मृत्यु का योग बनता है। इस प्रकार से ये फल बहुत काम का है और बहुत अनुभव से संग्रह किया हुआ है, इसलिए इसको अलग पॉइंट पॉइंट करके लिख दिया ताकि इसका महत्व लोग समझें, और इसलिए इधर पढ़ के भी सुना दिया। अब आ जाते हैं हम लोग सप्तमेश पर। सप्तमेश है यहाँ पर शुक्र।
सप्तमेश है शुक्र। अब इस सप्तमेश को देखिए कि शुक्र बैठा किधर है? पंचम भाव में बैठा है। 1 2 3 4 5 पंचम भाव में बैठा है। तो सप्तमेश यदि पंचम भाव में बैठेगा तो उसका क्या फल होगा? पेज नंबर 129 पॉइंट नंबर 5 क्या लिखा है? यदि सप्तमेश पंचम भाव में हो तो मनुष्य सौभाग्यशाली होता है, मनुष्य पुत्रवान होता है, अपनी पत्नी से दुष्ट व्यवहार करने वाला होता है एवं उसकी पत्नी का पालन पोषण उसका पुत्र करता है, अर्थात पुत्र के नव यौवन में ही जातक का देहांत हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आयु हानि का योग भी ये बनाता है सप्तमेश यदि पंचम में बैठता है तो। और हो सकता है कि पंचम में बैठने के कारण पत्नी के साथ कुछ अच्छे संबंध ना हो, या ये हो सकता है कि विवाह के बाद 1 साल 2 साल 3 साल तक मायके पर ही पत्नी को छोड़ दिया, बाद में लेकर के आया, बाद में चीजें सुधरी, है ना, पहले बहुत तकरार की स्थिति बनी रही। ये सब चीजें देखने को मिलती हैं जब सप्तमेश पंचम में बैठता है। एक और है, सप्तमेश यदि त्रिकोण भाव में बैठता है पंचम या नवम में तो गांव देहात में शादी होती है, ससुराल उसका ग्रामीण इलाके में होता है। और यदि सप्तमेश केंद्र स्थान में बैठता है तो उसका जो ससुराल होता है वो नगर में होता है, उसका ससुराल शहर में होता है, ससुराल सिमर का। ठीक है, मैं नहीं देखता हूँ सीरियल, तो आप लोग ही बताते हैं, उधर से ही सुन के मैं आप लोगों को वापस तो दिया वस्तु गोविंद तो फिर मैं समर्पण करता रहता हूँ। मुझे तो वैसे सीरियल पसंद नहीं है। किधर चले गए? अब हम लोग आते हैं अष्टमेश पर। ठीक है, अष्टमेश की बात करते हैं। अष्टम भाव के स्वामी को अष्टमेश बोलते हैं। अष्टम भाव में राशि है इस कुंडली में। सभी कुंडलियों में ऐसा हो जरूरी नहीं है, जैसी कुंडली है वैसा देखिए, वैसा बताइए। ठीक है, इस कुंडली में अष्टमेश है बुध, मिथुन राशि है, मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है, बुध कन्या मिथुन है ना। तो ये बुध बैठा किस भाव में है? चतुर्थ भाव में बैठा है। 1 2 3 4। अष्टमेश यदि चतुर्थ भाव में हो तो उसका फल देखिए पेज नंबर 129 अंत में चौथा बिंदु क्या है? यदि अष्टमेश चतुर्थ स्थान में हो तो मनुष्य अपने पिता का शत्रु होता है, पिता से उसका संबंध अच्छा नहीं होता है, और पैतृक संपत्ति को हड़पने वाला होता है। पैतृक संपत्ति चाहता है कि अधिक से अधिक उसको मिल जाए। उन दोनों पिता पुत्र में उग्र विवाद रहता है एवं पिता रोगी होता है। ये अष्टम भाव के चतुर्थ में होने का फल है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नवमेश के लिए। कौन है नवमेश? नवमेश कौन है? चंद्रमा। अब देखिए, जैसे षष्ठम भाव में होता है तो उससे हम लोग मृत्यु का कारण जानते हैं, किस प्रकार से मृत्यु हो सकती है। वैसे ही इसका भी कुछ विशेष फल है यदि अष्टमेश षष्ठ भाव में। यदि अष्टमेश षष्ठ भाव में हो और वह अष्टमेश सूर्य हो तो ऐसे व्यक्ति को राजा से विरोध का सामना करना पड़ता है, राजा ही उसके विरोध में उतर जाता है। ठीक है, यदि गुरु हो और गुरु उच्च राशि में हो, अष्टमेश होकर के गुरु यहाँ बैठा हो और गुरु उच्च राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति नेत्र रोगी होता है। यदि शुक्र हो अष्टमेश और षष्ठ भाव में बैठा हो, शुक्र अष्टमेश होकर षष्ठ भाव में बैठा हो तो व्यक्ति रोगी होता है। यदि मंगल अष्टमेश हो और बैठा हो कहाँ? छठे घर में, तब शस्त्र से प्रहार उसके ऊपर होता है, कोई शस्त्र से उसके ऊपर हमला कर सकता है। शनि यदि अष्टमेश हो और कहाँ बैठा हो? छठे घर में, तब सर्प से पीड़ा हो सकती है या सर्प उसको जीवन में बहुत परेशान कर सकते हैं। यदि बुध अष्टमेश हो, जैसे इस कुंडली में बुध अष्टमेश है और वो बैठा हो छठे घर में तो क्या होता है? हाँ, तो व्यक्ति व्याधि के भय से डरा हुआ रहता है। ठीक है, शारीरिक रोग उससे डरा हुआ रहता है, मुझे ऐसा रोग हो जाएगा वैसा रोग, मतलब उसके ऊपर कई सारे रोगों के लक्षण उभरते रहते हैं, तो लक्षणों को देख करके वो भयभीत रहता है। इसके बाद चंद्रमा यदि अष्टमेश हो और छठे घर में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति मृत्युग्रस्त हो जाता है। मृत्युग्रस्त हो जाता है मतलब जल्दी अल्पायु होता है। यदि षष्ठस्थ अष्टमेश शुभ ग्रह से दृष्ट न हो तो उक्त फल विशेष रूप से घटित होगा। यदि यहाँ एक बैठा है और कोई शुभ ग्रह इसको देख रहा होता है तो इस फल में कमी आ जाती है जी। ठीक है, योग पूरी तरह नहीं बन पाता है बल्कि भंग हो जाता है। अब आते हैं नवमेश पर। यहाँ नवमेश है चंद्रमा।
4 लिखा है नवम भाव में, 4 का कर्कस्यपति चंद्रमा। चंद्रमा किधर बैठा है? दसम भाव में बैठा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दसम भाव में चंद्रमा बैठा है। दसम भाव में नवमेश बैठा है। तो नवमेश यदि दसम भाव में हो तो उसका क्या फल होगा? देखिए पेज नंबर 131 पॉइंट नंबर 10। यदि नवमेश दसम भाव में हो तो मनुष्य राजतुल्य कार्य करने वाला, शूर, प्रसिद्ध, राजा से लाभ कमाने वाला, अपने व्यवसाय या कार्य में रत एवं माता के लिए विघ्न उत्पन्न करने वाला होता है। ठीक है। अब ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग है। नवम भाव का स्वामी दसम में बैठ जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है। जो ग्रह नवमेश होकर के दसम में बैठा है उसकी दशा में उस व्यक्ति को बहुत सुख मिलता है। जो चाहता है सो अनायास प्राप्त होने लगते हैं। नौकरी तो बहुत छोटी चीज है, निश्चित ही प्राप्त होता है। ठीक है। नवमेश दसम भाव में बैठ जाए, जैसे इसका मैंने बताया, वैसे ही यहाँ पर भी है। नवमेश भी दसम भाव में बैठता है तो पढ़ाई पूरी होते ही नौकरी लग जाती है, और उस ग्रह की दशा में व्यक्ति को बहुत सुख मिलता है। जो ग्रह नवमेश है दसम भाव में बैठा हुआ, उसकी दशा में व्यक्ति को बहुत सुख मिलता है, बहुत शांति मिलती है। अब आ जाते हैं हम लोग दशमेश पर। कौन है दशमेश कुंडली में? सूर्य। सूर्य। क्या लिखा है? 5 5 मतलब सिंह राशि। सिंहस्याधिपति सूर्य, सूर्य स्वामी है। सूर्य दशमेश है। कहाँ बैठा है दशमेश? चतुर्थ भाव में बैठा है। दशमेश यदि चतुर्थ भाव में हो तो क्या फल होता है? पेज नंबर 132 पॉइंट नंबर 4 सबसे पहला बिंदु है। क्या है? यदि दशमेश चतुर्थ भाव में स्थित हो तो मनुष्य भौतिक सुख प्राप्त करने वाला, माता पिता के लालन पोषण में निरत रहने वाला, सभी लोगों को अत्यंत सुख देने वाला तथा राजा से प्राप्त धन का लाभ उठाने वाला होता है। राजकीय सेवा मिलेगी तब ना राजा से धन लाभ होगा। तो यह भी राजकीय सेवा का योग बनाता है। कौन सा? दशमेश यदि चतुर्थ भाव में। लोग पूछते हैं सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं, ये सभी सरकारी नौकरी के योग में ही आते हैं। ये भी राजकीय सेवा का योग है। दशमेश दसम भाव में बैठा है, और इस स्थिति में तो दशमेश स्वयं सूर्य होकर दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो इसमें तो प्रबल योग बन रहा है। ठीक है। राजकीय सेवा का योग तो निश्चित रूप से है। तुम करो चाहे न करो, तुम्हारी मर्जी। मैं चाहे इधर जाऊं, मैं चाहे उधर जाऊं, मेरी मर्जी। वैसे ही है। सरकारी नौकरी का योग है, प्रयास करो तो निश्चित ही मिलेगा, ऐसा बोल सकते हैं। अब कहाँ चल रहे थे हम लोग? दसम भाव के बाद एकादश भाव में कौन है एकादशेश? बुध। 6 लिखा है। 6 मतलब कन्या। मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या। 6 मतलब कन्या। बुध कन्या मिथुन योः। बुध स्वामी होता है कन्या और मिथुन का। तो दसम एकादश भाव में 6 लिखा है, यानी एकादशेश बुध हुआ। एकादशेश बुध किधर बैठा है? चतुर्थ भाव में बैठा है। एकादशेश चतुर्थ भाव में बैठता है तो क्या फल मिलता है? देखिए पेज नंबर 133 पॉइंट नंबर 4 पहले ही सबसे पहले ही लिखा है। यदि एकादशेश चतुर्थस्थ हो तो मनुष्य का पिता दीर्घायु होता है, जातक अपने पिता का भक्त होता है, भले दोनों में विवाद होता है। पीछे गड़बड़ हुआ ना फल, अष्टमेश होने के कारण। वही अष्टमेश बुध दोनों में विरोध भी करा रहा है, और वही बुध एकादशेश होकर के इसको पिता का भक्त भी बना रहा है। तो दोनों ही फल घटित होते हैं, कोई भी फल कैंसिल नहीं होता है, वैसे ही होगा। ठीक है। व्यक्ति पिता का भक्त रहेगा, दोनों में बनेगी नहीं, ऐसा ही होगा। दोनों साथ में बैठेंगे नहीं, साथ में चलेंगे नहीं, साथ में कुछ करेंगे, भक्त जरूर होगा। ठीक है। तो कहाँ चल रहे थे हम लोग? 11 एकादशेश के चतुर्थ भाव के फल में, है ना। जातक समय अनुकूल कार्य करने वाला होता है और अपने कार्यों से लाभ कमाने वाला होता है। कौन सी फिल्म है वो? दिलवाले, पुरानी वाली, नई वाली नहीं, अजय देवगन और सुनील शेट्टी की। उसमें वो उसकी माता रहती है ना, अजय देवगन की माँ जो रहती है, मंदिर में पीठ करके बैठे रहती है। उसको भगवान पर भरोसा है तो रोज मंदिर आ रही है, और उनसे नाराज है इसलिए पीठ करके पूजा नहीं करती है, पीठ करके मंदिर में बैठी रहती है कि जब हमारे बेटे को न्याय मिलेगा तब हम उनका दर्शन करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ भी स्थिति होगी बुध वाले कि विरोध भी होगा और लगाव भी होगा। ठीक है। अब आ जाइए व्ययेश का फल। कौन है व्ययेश?
शुक्र। व्यय भाव में जिसकी राशि है, व्यय भाव में किसकी राशि है? शुक्र की राशि। शुक्रो वैसे तुलाधिपः, शुक्र जो है तुला राशि का स्वामी होता है। शुक्र व्यय भाव में, व्यय भाव में शुक्र की राशि। शुक्र व्यय किधर बैठा है? पंचम भाव में बैठा है। तो देखिए पेज नंबर 134, व्ययेश के पंचम भाव में होने का फल। यदि क्रूर व्ययेश, क्रूर व्ययेश मतलब व्यय भाव का स्वामी कोई क्रूर ग्रह हो, पापी ग्रह हो, सूर्य हो, पक्ष बल से हीन चंद्रमा हो, पापक ग्रहों के साथ बैठा हुआ बुध हो, अथवा मंगल हो, अथवा शनि हो, ये चारों हो सकते हैं। यदि वो लोग हों तो मनुष्य पुत्रहीन होता है। लेकिन यदि शुभ ग्रह है, व्यय जो है वो शुभ ग्रह है और पंचम में बैठा है तो पुत्र युक्त होता है, फल एकदम विपरीत है। ठीक है, यह जातक पिता की संपत्ति का लाभ उठाने वाला तथा स्वयं अपने सामर्थ्य से रहित होता है। इसके पिता का सामर्थ्य ही इससे अधिक होता है। ठीक है, सामाजिक सामर्थ्य देखा जाए तो पिता से अधिक सामाजिक सामर्थ्य इसका नहीं होता है, तो पिता का ही अधिक सामर्थ्य होता है। ठीक है, तो विशेष रूप से कहाँ देखने को मिलेगा? ये ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जहाँ मतलब घर है, आपका जहाँ घर है, इस जातक का जहाँ घर है वहाँ पर उस क्षेत्र में इससे ज्यादा प्रतिष्ठा उसके पिता की ही होगी, इससे ज्यादा सामाजिक पकड़, प्रशासनिक पकड़, क्षेत्रीय पकड़ इसके पिता की होगी। पिता से ज्यादा स्वयं नहीं अर्जित कर पाएगा अपने पिता के क्षेत्र में, जिधर इसका जन्म हुआ है, पालन पोषण हुआ है, जहाँ इसके पिताजी वगैरह परिवार वगैरह रहते हैं, उस क्षेत्र में। आई बात समझ में? अब बात करते हैं हम लोग, बात क्या करेंगे तो खत्म हो गया। कहिए तो एक आध उदाहरण और ले लें, आप लोगों के सुझाव के लेना है जी। जी यहाँ पे भी भावजलित कुंडली देखनी है ना? क्यों भावजलित देखना है? लग्न कुंडली। हाँ, भावजलित तो देखना ही पड़ेगा, भावजलित देखना ही पड़ेगा बच्चा। भावजलित देखेंगे तो पता चलेगा कि एग्जैक्ट किस भाव में है। भाव का ही ना फल चल रहा है एक तरह से। पहले ग्रह भाव फल था, अभी भावेश भाव फल है, दोनों तो भाव फल ही है। ठीक है ना? चलिए आपकी बताइए। 7 हाँ, तुला बोलिए उसको। 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 गिनती भी नहीं आती, 12 के बाद 13 नहीं लिखता हूँ, 12 तक की गिनती आती है। हाँ, इसीलिए मैं वो गाना छोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वो गाना भी छोड़ दिया, क्योंकि उसमें 13 तक आता है। 12 तक रुका रहता तो मैं सुनता उसको। बताइए कौन सा ग्रह किधर है? 12 में इसमें मंगल है। किधर? छठे में इधर जी, मंगल के साथ राहु। हाँ, और 9वीं में सूर्य एवं शनि। इधर जी। और 10वें भाव में चंद्रमा बुध शुक्र। हाँ, और 12वें भाव में गुरु एवं केतु। और 3 2 5 6 7 8 9। ठीक है, एक चीज और बता देता हूँ, ये जो आधा भाग होता है ये जीवन का पूर्वार्ध है। ये जो आधा भाग है वो जीवन का पूर्वार्ध है, और ये जो आधा भाग है वो जीवन का उत्तरार्ध है, परार्ध है। तो जिस भी व्यक्ति की कुंडली में इधर ज्यादा ग्रह होते हैं, वो अपने जीवन के पूर्वार्ध में तो बहुत एकदम चमकता दमकता रहता है, हाईलाइटेड रहता है। इधर ग्रह कम है, इधर ग्रह ज्यादा है, इधर ज्यादा हाईलाइटेड रहता है। उत्तरार्ध को कोई पूछता ही नहीं। और जिसकी कुंडली में इधर ज्यादा ग्रह होते हैं वो जीवन के पूर्वार्ध में तो कम हाईलाइटेड होता है, उसको कम लोग जानते हैं या लोग नहीं जानते हैं, बस ठीक है, नॉर्मल कॉमन मैन। लेकिन जब जीवन के उत्तरार्ध में प्रवेश करता है तो उसकी प्रतिष्ठा सब खूब बढ़ती है, खूब हाईलाइटेड होता है। और यदि बराबर है, एक जैसे हैं, तो एक जैसी स्थिति रहती है। ठीक है, ये दिख गया तो मैं बता रहा हूँ, है नहीं। अब शुरू करते हैं। इसमें कौन है? लग्नेश लग्नेश शुक्र है। शुक्र बैठा है 10वें भाव में। देखिए लग्नेश 10वें भाव में बैठता है तो क्या फल होता है। हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 123, पॉइंट नंबर 10। यदि लग्नेश 10वें भाव में स्थित हो
तो मनुष्य राज पक्ष से लाभ कमाने वाला हो गया, सरकारी नौकरी का एक योग, राज पक्ष से लाभ कमाने वाला। दूसरा विद्वान होता है, तीसरा सुशील होता है, चौथा गुरु व माता का भक्त होता है, तथा राज्य व प्रसिद्धि पाने वाला होता है। राज्य मतलब धन दौलत जगह जमीन प्राप्त करने वाला और प्रसिद्धि पाने वाला होता है। प्रसिद्धि योग भी बनाता है, लग्नेश यदि दशम में होता है तो कीर्ति योग बनाता है। ठीक है, नवमेश यदि दशम में होता है तो संभवतः अमर कीर्ति योग बनता है। एक बार देख लेंगे उसको। अब आ जाते हैं हम लोग द्वितीय पर। कौन है द्वितीय? द्वितीय है मंगल। द्वितीय भाव में 8 लिखा है, उसका स्वामी मंगल किधर बैठा है? छठे घर में बैठा है। देखिए द्वितीय यदि छठे भाव में हो तब हाँ, तो पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा, बैंक में रहेगा। ठीक है, पैसा लेकर नहीं चला हूँ, मित्रों के साथ चलेगा तो पता है लोग पैसा खर्च करवाएगा, तो पैसा घर में रोक पर अरे पर्स लाने भूल गया। ठीक है, धनेश यदि छठे भाव में हो तो मनुष्य धन संचय करने वाला, शत्रु नाशक, दुख पाने वाला और धनहीन होता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग तृतीय पर। तृतीय बृहस्पति है, बैठा है 12वें घर में। क्या फल है उसका? यदि तृतीय द्वादश भाव में गया हो तो मनुष्य मित्रों का विरोधी, इसके ज्यादा मित्र नहीं होते हैं क्योंकि मित्रों का दुर्गुण देखने लगता है। ठीक है, कमियां बताने का कौन सुनना चाहता है आज के समय में? केवल प्रशंसा सुनना चाहते हैं लोग मुख में। अपने बंधुओं को संतप्त करने वाला, भाई बंधुओं से दूर रहने वाला और विदेशवासी होता है। विदेशवासी मतलब घर से दूर, विदेश मतलब अमेरिका लंदन नहीं, अमेरिका लंदन भी विदेश है पर घर से दूर ही है, मतलब घर से दूर ही रहे। ठीक है, अब चतुर्थेश की बात करिए। किधर है चतुर्थेश? चतुर्थेश शनि है, मकर राशि है, इधर बैठा है नवम भाव में। देखिए चतुर्थेश नवम भाव में गया हो तो मनुष्य अपने पिता से कम मोह रखने वाला, विविध विद्या निष्णात, देख ही रहे हैं आप, विविध विद्या निष्णात, पिता के धर्म का अर्थात पैतृक धर्म का पालन करने वाला, पिता के प्रति अपने सभी कर्तव्यों का पालन करेगा पर पिता के साथ बहुत ज्यादा मोह नहीं होगा, और पिता की सहायता के बिना अपने बाहुबल से सफलता प्राप्त करने वाला होता है। अब आ जाते हैं पंचमेश को। पंचमेश शनि ही है, इधर बैठा है नवम में बैठा है। तो पंचमेश यदि नवम भाव में होता है तो व्यक्ति विद्यावान होता है, कवि होता है, गीत संगीत वेत्ता होता है, राजपूज्य होता है, सुंदर होता है और नाटक आदि का रस। नाटक में जाता है नहीं? साहित्य छात्र है। अरे पहले ही बोलना चाहिए था, मैं ये देख के बता रहा क्यों? साहित्य का ही छात्र है। देखिए अब आते हैं लोग षष्ठेश पर। षष्ठेश बृहस्पति किधर? द्वादश भाव। षष्ठेश यदि 12वें घर में हो तो मनुष्य के चतुष्पदों में धन धान्य का नाश होता है, उसकी लक्ष्मी चंचला होती है और मनुष्य भाग्यवादी होता है। भाग्य पर बहुत भरोसा करेगा, पैसा ज्यादा नहीं टिकेगा, इसलिए अच्छा है अकाउंट में रखो, पॉकेट में रखेंगे तो खर्च हो जाएगा। अब आते हैं सप्तमेश का फल। सप्तमेश मंगल किधर गया? षष्ठ भाव में गया। तो षष्ठ भाव में यदि सप्तमेश होता है तो मनुष्य की पत्नी रोगिणी होती है, वह अपनी पत्नी से शत्रुता रखता है, स्त्री के अत्यंत पसंद में वह कमजोर हो जाता है, एवं सप्तमेश क्रूर ग्रह हो तो मरणकारक होता है। सप्तमेश क्रूर ग्रह है, छठे घर में बैठा है, तो यह भी एक प्रकार का अल्पायु योग बनाता है, दुर्घटना इत्यादि का योग बनाता है। तो उन सब चीजों से सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी घर का मालिक 6, 8, 12 में जाएगा तो सुख की हानि करेगा, सप्तमेश जाएगा तो सप्तमेश भी अपने भाव की सुख की हानि करेगा। तो ये वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा बिगाड़ रहा है। कौन? मंगल। अब बात करते हैं अष्टमेश का फल। अष्टमेश है शुक्र, वो बैठा है दशम भाव में। तो यदि अष्टमेश दशम भाव में बैठा हो तो मनुष्य राज कार्य करने वाला होता है, नीच कर्म या व्यवसाय के प्रति आकृष्ट होता है, आलसी स्वभाव का होता है। यदि अष्टमेश क्रूर ग्रह हो तो मनुष्य का पुत्र कदाचित जारज होता है अथवा उसकी माता की मृत्यु शीघ्र ही संभावित होती है। ये तो शुभ ग्रह है। साथ में पढ़ लीजिए। दसवां अष्टमेश दशम भाव जी है ना। तो ये तो योग सब बना ही रहा है, राजकीय योग, नौकरी का योग तो यह भी बना रहा है ना। और नीच कर्म और व्यवसाय के प्रति भी आसक्ति बना रहा है, एक काम से संतुष्टि नहीं होगी, कुछ अलग अलग चीजें भी करें, ऐसी प्रवृत्ति भी बना रहा है। ये नौकरी में थोड़ा दिनों में कर सकते हैं अष्टमेश होने के कारण, पर होगा देगा जरूर।
अब बात करते हैं नवमेश की बात। नवमेश किधर है? बुध है। किधर है? दशम भाव में। कब पढ़ाई पूरी हो रही है? सर जल्दी करिए, फिर आपका इंतजार कर रहा है सरकार। लेटर वेटर सब तैयार है, बस नाम टाइप होना बाकी है। किधर है? नवमेश यदि दशम भाव में हो तो मनुष्य राज तुल्य कार्य करने वाला, शूर, प्रसिद्ध, राजा से लाभ कमाने वाला, अपने व्यवसाय या कार्य में रत एवं माता के लिए विघ्न उत्पन्न करने वाला होता है। अब बात करते हैं दशमेश की। दशमेश चंद्रमा ही है, दशम भाव में बैठा है। तो दशमेश यदि दशम भाव में स्थित हो तो जातक अपनी माता को भरपूर सुख देने वाला होता है। उसका मातृपक्ष प्रबल एवं सुखी होता है, मामा लोग संपन्न होंगे, एवं स्वयं गठजोड़ योजना निर्माण एवं रणनीति निर्माण में चतुर होता है। तो ये भी एक पक्ष का व्यक्ति है, माता का पक्ष में ज्यादा रहेगा, पिता का पक्ष में कम। अब एकादशेश की बात करते हैं। एकादशेश है सूर्य, किधर? इधर नवम भाव। एकादशेश यदि नवम भाव में हो तो मनुष्य बहुत ज्ञानी होता है, अध्ययनशील होता है, शास्त्रवेत्ता होता है, धर्म प्रसिद्ध होता है एवं गुरु तथा देवताओं का भक्त होता है। यदि क्रूर लाभेश ग्रह हो, है ना, तो बांधवों के एवं व्रत नियम आदि से रहित होता है। तो ये क्रूर ग्रह ही है सूर्य, बंधु बांधवों का ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, है ना, और बहुत ज्यादा नियम व्रत इत्यादि पालन करने में उतनी आस्था नहीं बनेगी। ठीक है, करना है तो कर लेते हैं, इस प्रकार से होगा। अब बात करते हैं द्वादशेश बुध की। द्वादशेश बुध जो है वो दशम भाव में बैठा है। द्वादशेश यदि दशम भाव में होता है तब क्या होता है? हाँ, पवित्र आचरण करने वाला, पराई स्त्री से दूर रहने वाला, लेकिन इस व्यक्ति की माता अपने पुत्र के धन पर कब्जा करने वाली एवं कड़वे वचन बोलने वाली होती है। तो इसमें सावधान रहना है। शादी के बाद तो फंस जाएगा, पत्नी की बात मानूंगी, माता की बात मानूंगी। ठीक है। अभी इधर जो है चंद्रमा कमजोर है दशमेश, ये भी आजीविका में परेशान करेगा, आपका हो गया। द्वादशेश इधर ही बैठ के अष्टमेश को जगह इधर ही मिला बैठने के लिए, कई सारे काम आज आने पड़ेंगे, बहुत सारे कामों में सफलता मिलेगी, कुछ काम सफल होंगे, काम की कमी कभी नहीं रहेगी। ठीक है। अब बात करते हैं अगले एक आधा और ले लीजिए, मेनू क्या है ना, एक और ले लेते हैं। भावेश का बहुत काम का होता है, भाव कल, भावेश कल, ये सब जो है दिमाग में रहना चाहिए। जितनी जल्दी दिमाग में बैठ जाए उतना अच्छा है। अब आ जाते हैं कभी कोई मेष लगती है, कोई लफड़ा ही नहीं। चंद्र लग्न में बैठा, हाँ, तृतीय भाव में शुक्र, चतुर्थ भाव में सूर्य शनि बुध, पंचम भाव में मंगल, षष्ठ भाव में केतु, सप्तम भाव में गुरु, द्वादश भाव में राहु। राहु हमेशा साथ में होता है, शनि इधर है। ठीक है। और ठीक है, ये मानकर हम लोग चल रहे हैं कि कोई भी ग्रह चलित नहीं हुआ है, सभी ग्रह अपने भाव, ये मानकर चल रहे हैं। ऐसा ही है ना। चलिए, अब लग्नेश कौन है? मंगल। कहाँ किधर बैठा है वो? पंचम भाव में बैठा है। लग्नेश यदि पंचम भाव में हो, पेज नंबर 123 पॉइंट नंबर 5, तो मनुष्य सौभाग्यशाली होता है, उसका व्यक्तित्व अच्छा होता है, वो दान करने वाला होता है, राजावत रहने वाला, ठाट बाट से रहने वाला होता है, प्रसिद्ध होता है, दीर्घायु होता है, उसकी आवाज़ अच्छी होती है, गायन उसको अच्छा लगता है, वह कीर्ति युक्त होता है, प्रसिद्ध होता है और अच्छे काम करने वाला होता है। लग्नेश जहाँ बैठ जाता है उस भाव से संबंधित जो व्यक्ति हो उससे उसको विशेष लगाव होता है। लग्नेश सप्तम में बैठा तो पत्नी से विशेष लगाव, लग्नेश पंचम में बैठा तो संतान से विशेष लगाव, लग्नेश तृतीय में बैठा तो भाई बहन से विशेष लगाव, लग्नेश चतुर्थ में बैठा तो माता से विशेष लगाव, ऐसा बोलते हैं। लग्नेश छठे घर में बैठ गया तो मामा से विशेष लगाव, लग्नेश नवम भाव में बैठ गया तो पिता से विशेष लगाव, लग्नेश दसम भाव में बैठ गया तो अपने मैनेजर से विशेष लगाव।
ठीक है। अब बात करते हैं द्वितीय की। द्वितीय से शुक्र किधर बैठा है? द्वितीय शुक्र बैठा है तृतीय भाव में। द्वितीय शनि तृतीय भाव में हो तो मनुष्य काम में परिश्रम करने वाला होता है, कलात्मक दृष्टि से रहित होता है। जितना बताया जाए उतना ही करेगा, अपनी बुद्धि से ज्यादा उसको कुछ अलग से नहीं कर पाएगा। अपशब्द बोलने वाला होता है, चोर चंचल मन वाला होता है तथा कलाहीन होता है। ये सब दुर्गुण तो उम्र के साथ साथ चले भी जाते हैं। लक्षण बाल्यकाल में दिखते हैं, सारे लक्षण दिखते हैं। फिर व्यक्ति को जब बुद्धि विवेक होगा, अच्छे ग्रह होंगे तो सब लक्षण पूरे छूट जाएंगे, अच्छे रह जाएंगे। व्यक्ति यदि विवेकी हो वो सब चीजें छूट सकती है। अब बात करते हैं तृतीय से। तृतीय से बुध बैठा है चतुर्थ भाव में। तृतीय से चतुर्थ भाव में हो तो मनुष्य अपने पिता बंधु आदि को सुख देने वाला होता है, उनकी उन्नति करने वाला होता है, माता के साथ शत्रुता रखने वाला होता है तथा पैतृक संपत्ति प्राप्त करने वाला होता है। माता के साथ बहुत ज्यादा, या तो माता को बहुत स्नेह नहीं मिलेगा या माता से दूरी रहेगी, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब बात करते हैं चतुर्थेश की। चतुर्थेश चंद्रमा है, बैठा है लग्न में। तो चतुर्थेश चंद्रमा यदि लग्न में बैठा हो तो क्या होगा? स्थित हो तो मनुष्य पिता की आज्ञा का पालन करने वाला, पिता से ज्यादा वो रहेगा, पिता से नजदीकी के ज्यादा योग बन रहे हैं। पिता की आज्ञा का पालन करने वाला और चतुर्थेश लग्न में है ना, किधर गया पढ़ी? हाँ, जहाँ तक पिता से एवं पिता को विशेष लगाव होता है, पितृपक्ष के लोग उससे ईर्ष्या रखते हैं तथा वह अपने पिता के नाम से जाना जाता है। पितृपक्ष के लोग मतलब चाचा ताऊ इत्यादि से ज्यादा अच्छा संबंध नहीं रहेगा। अब ये चंद्रमा तो बचा दिया, मेष राशि का है, नहीं तो मन में बहुत बाहर से कुछ अंदर से कुछ वाला सिस्टम रहता है, फिर भी ये कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा चंद्रमा, उसे सावधान रहने की जरूरत है। किसी के बारे में कुछ सुना है तो समझ जाना है कि चंद्रमा अपना डोज दे रहा है, किसी के प्रति मन में कोई पूरी भावना नहीं रखनी। चंद्रमा कभी कभी थोड़ा बहुत डोज देगा। मेष राशि, वृष राशि, कर्क राशि इनमें थोड़ा कम डोज देता है, बाकी में कुछ ज्यादा ही देता है। अब बात करते हैं पंचमेश की। पंचमेश सूर्य है, बैठा चतुर्थ भाव में। यदि पंचमेश चतुर्थ भाव में हो तो मनुष्य अपने पैतृक व्यवसाय में रत रहता है तथा पिता से भरपूर सहायता प्राप्त करता है। पंचमेश क्रूर ग्रह हो तो जातक का अपने पिता से विरोध रहता है, तो क्रूर ग्रह तो है, सहयोग तो मिलेगा। आगे चल करके ये हो सकता है कि पिता का काम न करके अपना कुछ काम करे, ठीक है। अब बात करते हैं षष्ठेश का। षष्ठेश है बुध बैठा है चतुर्थ में। तो षष्ठेश यदि चतुर्थ भाव में हो जाए तो अपने पिता से वैर भाव रखता है, उसका पिता भी रोगी होता है, जातक स्वयं पुत्रहीन एवं देर से लक्ष्मी को पाता है। तो ये यहाँ बैठ करके चौथे भाव के फलों को कम कर रहा है ना, संतान में भी विलंब कर रहा है, और लक्ष्मी मिलेगी पर देर से मिलेगी। अब बात करते हैं सप्तमेश की। सप्तमेश जो है वो कौन है? शुक्र है, बैठा है तृतीय भाव में। सप्तमेश तृतीय भाव में हो तो मनुष्य आत्मबल से युक्त होता है, बंधुओं से स्नेह करने वाला होता है, अपने भाई बहनों से स्नेह करने वाला होता है, दुखी होता है। उसकी पत्नी सुंदर किंतु पतिव्रता नहीं होती। यदि सप्तमेश क्रूर ग्रह हो तो पत्नी अपने पति को छोड़कर चली जाती है। सप्तमेश क्रूर ग्रह नहीं तो पत्नी छोड़कर तो नहीं जाएगी। अब बात करते हैं अष्टमेश की। किधर है अष्टमेश? अष्टमेश है मंगल, बैठा है पंचम भाव में। तो यदि क्रूर अष्टमेश पंचम स्थान में गया हो तो मनुष्य पुत्रहीन होता है, देर से पुत्र का सुख मिलता है, एवं शुभ अष्टमेश होने पर पुत्र युक्त होता है। प्रायः जातक स्वयं भी अल्पजीवी होता है एवं ठगी आदि से युक्त कार्य करता है। अब यहाँ पर मित्र के घर में है तो कुछ फलों में कमी आ जाएगी, अशुभता कुछ कम हो जाएगी। अब बात करते हैं दशमेश का, नवमेश का। नवमेश में बृहस्पति बैठा है सप्तम में। तो ये सप्तम भाव का त्रिकोण से संबंध होता है, बहुत देर से शादी होती है। नवमेश से बैठ गया ना, ये भी देरी कराता है। ये सप्तमेश में इधर होगा तो भी देरी कराएगा। त्रिकोण में बैठते हैं तो विलंब होता है। इधर जा रहा है तो नवमेश भी सप्तम भाव में हो तो मनुष्य की पत्नी सत्यवती होती है, विनयशीला होती है, सद्भाव से युक्त होती है, सुंदर होती है, सुशीला होती है और शोभा से संपन्न होती है। और दशमेश की बात कर लीजिए। इसमें दशमेश शनि बैठा है इधर चतुर्थ भाव में। दशमेश यदि चतुर्थ भाव में हो तो मनुष्य भौतिक सुख पाने वाला, माता पिता के पालन पोषण में निरत रहने वाला, सभी लोगों को सुख देने वाला तथा राजा से प्राप्त धन का लाभ उठाने वाला, सब राष्ट्रीय सेवा का योग है। एकादश से शनि वो बैठा है चतुर्थ भाव में। एकादश चतुर्थ भाव में हो तो
मनुष्य का पिता दीर्घायु होता है, जातक अपने पिता का भक्त होता है, समय से अपना कार्य करने वाला होता है और अपने कार्यों में लाभ होता है। अब देखते हैं द्वादशेष बृहस्पति बैठा है सप्तम भाव में, तो यदि द्वादशेष सप्तम भाव में बैठा हो तो मनुष्य दुष्ट होता है, कपट पूर्वक वचन करता है, बोलने वाला होता है और खराब चरित्र वाला होता है। तब जब द्वादशेष पूर्व ग्रह हो, यहाँ द्वादशेष शुभ ग्रह है, ठीक है, और पूर्व ग्रह हो तो जातक को इससे सुने वाला, सौम्य ग्रह हो तो बड़े का आदि से शरीर से प्राप्त होता है। इस प्रकार से भावेश फल संपन्न हो गया है। 16वें दिन की कक्षा संपन्न हो गई है। 17वें दिन की कक्षा में हम लोग क्या पढ़ना है? 17वें दिन की कक्षा में हम लोग को द्वादश भाव देखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम है। टोटल 30 नियम, जन्म कुंडली देखने के लिए टोटल 30 नियम, उन्हीं नियमों का परीक्षण हम लोगों को करना है अगली कक्षा में। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास, मतलब कुंडली देखना सिखाने वाली क्लास वही है। तो अभी तो हम लोग केवल देख रहे हैं इस प्रकार से, है ना, अपनी बुद्धि और उसमें आपकी बुद्धि उसमें और ज़्यादा जो है परिपक्व हो जाएगी और उठावन करने के ट्रिक्स में बताए जाएंगे, तो और क्या चीज़ डाला जा सकता है, और कैसे विचार किया जाना चाहिए, सब चीज़ें। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग कक्षा का आनंद ले रहे हैं और इस कक्षा को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। हम लोग मिलते हैं 17वें दिन की कक्षा में। आप लोग देखते रहिए, अपने घर परिवार में सभी लोगों की यथासंभव अच्छे लोगों की मदद करिए, प्रसन्न रहिए और ज्योतिष शास्त्र के प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका, अपना योगदान निभाते रहिए। जय श्री नारायण। श्रीमते रामचंद्राय नमः।